नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन आज भी नहीं जाएंगे ईडी के दफ्तर, तय कार्यक्रम के तहत रवाना हो रहे दुमका। सीएम हेमंत सोरेन आज भी नहीं जाएंगे ईडी के दफ्तर, तय कार्यक्रम के तहत रवाना हो रहे दुमका। सीएम हेमंत सोरेन छठे समन पर भी पेशी के लिए ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। मिली खबर में बताया गया है कि सीएम हेमंत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज दुमका रवाना हो रहे हैं। ईडी ने उनको जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया था। इसी मामले में सीएम को पहले भी 5 बार समन दिया जा चुका है। ईडी ने उनको आज 11 बजे अपने दफ्तर में तलब किया था, लेकिन सीएम हेमंत आज दुमका के लिए रवाना हो रहे हैं। दुमका में वे अपनी योजना आपकी सरकार आपके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनका दुमका सप्ताह भर पहले से ही तय था। ईडी की ओर से जारी समन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समन की वैधानिकता को पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं, लेकिन उन्हें इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट से और बाद में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। बाद में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान समन की तिथि गुजर जाने का हवाला देते हुए सीएम की याचिका को खारिज कर दिया गया था। झारखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अपग्रेड वेतनमान का रास्ता साफ। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उत्क्रमित वेतनमान अपग्रेड वेतन को लेकर प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट देते हुए कहा कि वह योजना सह वित्त विभाग तथा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के समक्ष अभ्यावेदन दे। अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से 2 माह के अंदर उक्त दोनों सचिव उत्क्रमित वेतनमान के मामले में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश आदि के अनुसार उचित निर्णय लेंगे। अदालत ने उक्त आदेश देते हुए सभी याचिकाओं को निष्पादित कर दिया। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि कैबिनेट ने निर्णय के बाद छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए उत्क्रमित वेतनमान देने का संकल्प वर्ष 2013 में जारी किया था। शिक्षकों का वेतन निर्धारण भी किया गया। कई शिक्षकों को वेतन भुगतान भी किया गया था। इसमें 1 जनवरी 2006 को छठे वेतनमान के तहत 4200 ग्रेड पे एक साथ शुरुआती वेतनमान 16,290 रुपए होना चाहिए था। राज्यपाल ने जीएसटी संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। इन कंपनियों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। ऑनलाइन मनी गेमिंग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पारित जीएसटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल से स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही बैटिंग सेंटर, कैसीनो, गैम्बलिंग, घुड़ दौड़, लॉटरी एवं ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्व की तुलना में आयोजन कराने वाली कंपनियों को अधिक कर देना होगा। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने पूर्व में इस तरह के खेलों पर 18% कर लगा रखा था, जिसे बढ़ाकर 28% किया गया है और इस आलोक में राज्यों ने भी अपने अपने स्तर से विधेयक में संशोधन किया है। इसी संशोधित विधेयक को राजभवन से स्वीकृति का इंतजार था। रांची में 10 डिग्री तक गिरा न्यूनतम पारा, जल्द पड़ेगी कड़ाके की ठंड। रांची में अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। ठंड तेजी से पैर पसार रही है। मिचांग तूफान के दौरान बारिश थमने और बादल छटने के बाद हवा के रुख में आए बदलाव की वजह से अचानक कनकनी बढ़ी है। सोमवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। शहर के अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से नीचे आ गए हैं। न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों की तुलना में 12.4 डिग्री से 2 डिग्री नीचे गिरा है। ऐसे में जल्द ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजधानी में आज आसमान पूरी तरह साफ रहा। पश्चिमी दिशा से सर्द हवा रांची आ रही है। राजधानी की ओर सर्द हवा का रुख अभी बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है। आने वाले 5 दिनों में रांची के तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा में तेज रफ्तार बाइक सवार ने ट्रक को मारी टक्कर, युवक की मौत। जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। हादसा सेना थाना क्षेत्र में हुआ है। दुर्घटना ट्रक में बाइक के टकराने से हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि लोहरदगा गुमला नेशनल हाईवे 143A पर लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के सेना लाइन होटल के समीप एक ट्रक खड़ा था। ट्रक खराब होने की वजह से सड़क किनारे खड़ा था। चालक मैकेनिक को लाने के लिए गया हुआ था। इसी बीच लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के जुगना गांव निवासी रविंद्र उराव का पुत्र अंकित उराव गुमला जिले के घाघरा से अपनी मोटरसाइकिल से सेना थाना क्षेत्र के
जोगना स्थित अपने घर की ओर तेज रफ्तार में आ रहा था। रफ्तार की वजह से मोटरसाइकिल पर वह अपना नियंत्रण खो बैठा और उसके बाद मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार ढंग से टकरा गई। इस घटना में मौके पर ही अंकित की मौत हो गई। धीरज साहू का लॉकर खोलते ही उड़े अधिकारियों के होश, दिखा सोना ही सोना, लाल डायरी में लिखा है राज। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोटों की गिनती रविवार को पूरी कर ली गई थी। 6 दिसंबर से 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी शुरू हुई थी। इस छापेमारी में मिली एक लाल डायरी की खूब चर्चा है। इस डायरी में तिवारी इंस्पेक्टर लिखा मिला है। सूत्रों की माने तो लेन देन की सारी जानकारी इसी लाल डायरी में लिखी है। सोमवार को टीम ने ओडिशा के टिटलागढ़ स्थित एक्सिस बैंक में साहू समूह के 3 लॉकरों को खंगाला। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि लॉकरों में भारी मात्रा में जेवर रखे हुए हैं। 3 लॉकर में 40 सोने के बिस्कुट, हीरे सोने जड़ित जेवरात बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कई किलोग्राम सोना मिलने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि तीनों लॉकर बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप से जुड़े शराब पैकेजिंग कंपनी के दीपक साहू और संजय साहू के हैं। छापेमारी कर रही आयकर विभाग की टीम संबलपुर, सुंदरगढ़ और राउरकेला से लौट चुकी है, पर बोलांगीर और टिटलागढ़ में आईटी की 20 सदस्यीय टीम को अभी भी मौजूद रखा गया है। अब यहां नकदी की गिनती के बाद जमीन व संपत्ति के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने ली मासूम की जान, 1 सप्ताह तक करता रहा गलत इलाज। अक्सर ऐसी खबर सामने आती है कि झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से लोगों की स्वास्थ्य खराब हो गई, कई बार तो जान तक चली जाती है। ताजा मामला आया है चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के केदाली गांव से, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर ने मासूम की जान ले ली। बताया जा रहा है कि राजहर गांव के रहने वाले छोटू यादव के 2.5 साल के बेटे की तबीयत खराब थी। उसका इलाज के लिए झोलाछाप डॉक्टर मदन कुमार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक 1 सप्ताह से बच्चे का इलाज चल रहा था। सोमवार को छोटू यादव अपने बच्चे का चेकअप करवाने के लिए केदली पहुंचे। इस बीच झोलाछाप डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद पिता बच्चे को घर ले गए। घर ले जाने पर बच्चे की स्थिति खराब होने लगी। तुरंत बच्चा को झोलाछाप डॉक्टर के पास वापस लाया गया, जहां स्थिति गंभीर देख उसे सदर अस्पताल चतरा भेज दिया गया। इंतजार खत्म, 93 इंस्पेक्टर बने डीएसपी। जेपीएससी बोर्ड ने लगाई मुहर, जल्द जारी होगी अधिसूचना। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य के 93 पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी में प्रोन्नति दी गई है। सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग के बोर्ड की मुहर लग गई है। बोर्ड में जेपीएससी अध्यक्ष के अलावा गृह सचिव, डीजीपी भी मौजूद थे। बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। राज्य के 93 पुलिस निरीक्षकों के डीएसपी में प्रोन्नति होने पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने खुशी जताई है और राज्य सरकार, गृह सचिव व डीजीपी का आभार जताया है। एसोसिएशन के महामंत्री अक्षर राम ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद प्रोन्नति मिली है, यह सुखद है। हम भविष्य में भी प्रोन्नतियां अद्यतन हो जाएंगी। हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी बोर्ड की बैठक हुई है। इससे पूर्व जेपीएससी की प्रोन्नति समिति की बोर्ड की बैठक के लिए 7 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। इसी बीच 31 अक्टूबर को कोर्ट ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। दुस्साहस, रातू रोड में व्यवसायी को गोली मारी। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रातू रोड लाह फैक्ट्री में अपराधियों ने व्यवसायी गोपाल श्रीवास्तव को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना सोमवार रात 9 बजे की है। व्यवसायी दवा खरीद कर घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली गोपाल के पेट में लगी है। प्याज की कीमत में गिरावट, थोक में 25 से 35 रुपए किलो हुई बिक्री। प्याज की कीमत में गिरावट आई है। शनिवार को जो प्याज थोक बाजार में 30 से 37 रुपए किलो की दर से बिक रहा था, वही सोमवार को 25 से 35 रुपए पर बिका। पंडरा स्थित थोक मंडी में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से प्याज आ रहा है। सोमवार को 25 ट्रक प्याज लाया गया। थोक विक्रेता ने कहा कि प्याज की कीमत और टूटेगी, क्योंकि सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिस कारण कीमत में गिरावट आने लगी है। उधर खुदरा बाजार में यह 45 से 50 रुपए बिक रहा है। उधर थोक में बाजार में यूपी का नया आलू 12 से 14 रुपए किलो की दर से बिक रहा है, जबकि पुराना आलू 7 से 12 रुपए किलो की दर से बेचा जा रहा है। लोकल आलू 17 से 18 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। नए आलू की आवक तेज होने से धीरे धीरे इसकी कीमत में गिरावट आ रही है। वहीं खुदरा में नया आलू 25 से 30 रुपए की दर से बेचा जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे दिव्यांगों को सरकार का इंतजार, समस्याओं के समाधान के लिए लगा रहे हैं गुहार।
झारखंड में इन दिनों दिव्यांगजन अपने हक और अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। राजधानी रांची में राजभवन के पास दिव्यांगजन अपने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले राज्य के हजारों दिव्यांग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन पर बैठे शमशेर आलम राही ने बताया कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले दिव्यांगजनों के लिए जो वादे किए थे वह अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले यह कहा था कि दिव्यांगजनों को मिलने वाला मासिक पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 28 दिनों तक राज्य के दिव्यांगजनों ने धरना दिया था, लेकिन उस वक्त भी सरकार के लोगों ने झूठा आश्वासन देकर धरना खत्म करवा दिया था। वहीं धरना को सफल बनाने के लिए राजभवन पहुंचे दिव्यांग अधिकार मंच के वरिष्ठ सदस्य अजित कुमार ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से राज्य में निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। दिव्यांगों को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों ने कहा कि सरकारी नौकरी में खाली पड़े सभी पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि दिव्यांगों को रोजगार मुहैया हो सके। पूर्व की सरकारों ने राज्य के लिए नहीं किया काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग होने के बाद इस राज्य के लिए सरप्लस बजट था, लेकिन 20 वर्षों में पूर्व की सरकारों ने घाटे का बजट पेश कर राशि डकार ली। वर्तमान में हम एक एक पैसा जोड़कर गांव को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। सीएम सोरेन की ये बातें आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बोकारो के चांस में आयोजित जनसभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार राज्य भर में 50 से 60 हजार युवाओं के लिए नियुक्तियां निकालेगी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,26,000 करोड़ रुपए बकाया है। बकाया राशि मिल जाने पर राज्य का और अधिक विकास होगा। यही नहीं, वृद्धा पेंशन को 1000 की जगह 2500 रुपए कर देंगे। कहा कि झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी में जोड़ने के लिए हमने 1932 का खतियान लागू कराया, लेकिन चतुर लोगों ने कोर्ट के चक्कर में फंसाकर इसे लागू नहीं होने दिया। गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामला, धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक को गृह विभाग ने किया निलंबित। गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद मंडल कारागार के अधीक्षक पर गृह विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अधीक्षक मेंसन बरवा को विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मेंसन बरवा का मुख्यालय कारा निरीक्षणालय रांची होगा। जानकारी हो कि 3 दिसंबर को धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गृह विभाग के निर्देश पर इस मामले की जांच झारखंड के जेल आईजी उमाशंकर सिंह और सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज ने की थी। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने संयुक्त जांच कर रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। इसके बाद विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। रांची के हर्षित रतन देश के 40 श्रेष्ठ अधिवक्ताओं में हुए शामिल। रांची के हर्षित रतन ने 40 साल से कम उम्र के देश के 40 श्रेष्ठ अधिवक्ताओं में अपनी जगह बनाई है। पिछले दिनों होटल ताज मुंबई में लीगल एरा की ओर से 40 अंडर 40 राइजिंग स्टार का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गौरव बनर्जी ने हर्षित को सम्मानित किया। हर्षित वर्तमान में अमेजन इंडिया में सीनियर कॉर्पोरेट काउंसिल के पद पर कार्यरत है। कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उनका नाम चयनित किया गया था। 40 अंडर 40 राइजिंग स्टार 2023 के तहत देश भर के विभिन्न लॉ फॉर्म से जुड़े अधिवक्ताओं को नामित किया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर बस संचालकों ने नई बसों के लिए लोन में मांगी और रियायत। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के उद्घाटन के बाद भी देवघर जिले में अब तक एक भी बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। इस योजना में तकनीकी अड़चनों का हवाला देकर बस संचालक रुचि नहीं दिखा रहे हैं और न ही जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन आ रहे हैं। इसे लेकर डीटीओ शैलेंद्र कुमार ने सोमवार को कार्यालय कक्ष में एलडीएम राजीव कुमार और बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रह रहे लोगों को शहर से जोड़ने व आवागमन की बेहतर व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। निर्धारित रूटों पर बस संचालित करने वाले बस संचालकों को वाहन खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान, निःशुल्क परमिट और फिटनेस शुल्क में भी रियायत का प्रावधान है। प्रति किलोमीटर के हिसाब से डीजल पर भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के तहत मात्र 1 रुपए के शुल्क में रोड टैक्स, परमिट शुल्क, वाहन निबंधन शुल्क देना होगा। डीटीओ ने कहा कि बस संचालकों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने हर जिले के डीटीओ को अधिकार दिया है। डीटीओ हर महीने प्राप्त आवंटन के बाद बस संचालकों को उनके हिस्से की राशि सीधे खाते में भेजेंगे।
शूटर अमन सिंह हत्याकांड मामले में सरकार जांच के लिए बनाएगी एसआईटी। हाईकोर्ट ने एसआईटी पर 2 सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब। धनबाद मंडल कारागार में कुख्यात शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी बनाने का निर्णय लिया है। इस पर कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह में एसआईटी के संबंध में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। बता दें कि बीते 3 दिसंबर को धनबाद मंडल कारागार में ही अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुख्यात शूटर अमन सिंह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्या मामले में लंबे समय से जेल में बंद था। जेलर के मर्डर की प्लानिंग थी। कैसे मारा गया अमन, आरोपी ने किए कई खुलासे। जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी रितेश ने हैरान करने वाली कई खुलासे किए हैं। पुलिस द्वारा कोर्ट में जो बयान पेश किया गया है उसके अनुसार आरोपी रितेश को आशीष रंजन ने धोखे से जेल भेजा था। इसके बाद पहले जेलर की हत्या करने को कहा। जब वह तैयार नहीं हुआ तो उसके पिता और भाई को मारने की धमकी देकर अमन को मारने को मजबूर किया। इस काम के लिए उसे 1 लाख रुपए मिले थे। कोर्ट में पेश किए गए बयान में रितेश ने कहा है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे पैसे की जरूरत थी। इसी बीच उसके दोस्त कुणाल ने उसकी बात आशीष से करवाई। फिर दोनों नेपाल आशीष से मिलने पहुंचे। वहां आशीष ने उससे कहा कि एक काम धनबाद में है, इसके लिए उसे 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। धोखे से फिर उसे धनबाद जेल पहुंचाया गया। जेल पहुंचते ही उसे एक लड़का वार्ड 3 के बाथरूम में लेकर गया। यहाँ आशीष से बात कराई। उसने कहा कि अमन चाहता है कि वह जेलर की हत्या कर दे। इस पर वह तैयार नहीं हुआ। हत्या के 3 दिन पहले फिर आशीष का फोन आया। उसने कहा कि तुम्हारे पास दूसरा रास्ता भी है, तुम अमन को ही मार दो, नहीं तो वह हमारे परिवार की जान ले लेगा। दबाव पड़ने पर वह अमन को मारने को तैयार हो गया। त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्य में सुधार की तैयारी। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ग्राम पंचायतें करेंगी काम। झारखंड की ग्राम पंचायतों को डिजिटल पंचायत बनाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इन पंचायतों में आने वाले समय में सारे कार्य सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होंगे। 4421 से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवालय के सारे कार्य डिजिटल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जिला परिषद पंचायत समिति में भी ये कार्य होंगे, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए सभी पंचायत राज भवन में डिजिटल पंचायत केंद्र की स्थापना की जाएगी। पंचायती राज विभाग के सचिव राजीव अरुण एक्का ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि पंचायत के कार्य एवं अभिलेखों को डिजिटल तरीके से रखने तथा आम नागरिकों को सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न सेवाओं का लाभ एवं विविध प्रमाण पत्रों के आवेदन एवं निर्गत करने के लिए पंचायत भवन में आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षित मानवबल उपलब्ध नहीं है। पंचायत क्षेत्रों में सूचना प्रवाह के अंतिम इकाई केंद्र निर्धारित नहीं रहने के कारण नागरिकों को उचित जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी पिछड़ापन एक बाधा है। सचिव ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए पंचायती राज विभाग ने पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना के लिए भारत सरकार की संस्था के साथ MOU किया है। इसके तहत राज्य के स्थानीय नागरिकों को विभागों, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग, बीमा तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं का लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिल सकेगा। चाईबासा मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगा समय। चाईबासा में मनरेगा घोटाले मामले में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई जनवरी 2024 में दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट को ईडी के अधिवक्ता की ओर से बताया गया था कि मामले में ईडी ने एक ECIR केस दर्ज किया गया है, जिसके अनुसंधान जारी है, जिस पर कोर्ट ने ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के आलोक में आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर ईडी की ओर से समय की मांग की गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।